गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 20 मार्च 2019 और आज से करंट अफेयर रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की बड़ी खबरों के लिहाज से बन सकते हैं उसी के बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा और हमारी ये जीके 2020 न्यूज चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रोज पेश होता है एक रोजाना करंट अफेयर रिलेटेड वीडियो और इसी के साथ दोस्तों जीके भी शामिल होता है, यानी कि करंट अफेयर के साथ साथ जीके सीरीज भी यहाँ शामिल है। इसलिए आपकी आने वाली एग्जाम में एक काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर में मैं आपसे कौन कौन से मुद्दे पर आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं। तो पहला ही बात है विश्व गोरैया दिवस। एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर जो हाल ही में करंट अफेयर में है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र से है? सौर सुनामी, ये भी हाल ही में नया शब्द जुड़ा है करंट अफेयर में। किशोरियों में देखी जाने वाली कुपोषण की समस्या को हल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, उसी के बारे में। उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के राजदूत हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं, उसी के बारे में। शंघाई सहयोग संगठन इसी ने हाल ही में एक बहुउद्देशीय यानी कि एक से ज्यादा देशों के बीच एक सैन्य अभ्यास आयोजित हो रहा है, इसी के बारे में। जो क्षुद्र ग्रह रायुगु पर 2 किलोग्राम विस्फोटक गिराए जाएंगे और वो किस एरोनॉटिकल स्पेस के लिहाज से ये विस्फोटक गिराए जाएंगे और उसी के बात पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। और दोस्तों साथ साथ हाल ही में गोवा में मुख्यमंत्री पद की शपथ एक व्यक्ति ने ली है, उसी के बारे में। देश का पहला लोकायुक्त नियुक्त कौन हुआ है? संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन को यौन उत्पीड़न व दुर्व्यवहार की शिकायतें जो 2018 साल में दर्ज की गई है, उसी के बारे में। 16 वर्षीय बच्चे को शौर्य चक्र प्रदान किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त जो हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिहाज से करंट अफेयर में छाए रहते हैं, उसी के बारे में। बूमफेट पैरट फिश, ये दोस्तों एक मछली है और उसी वो भी करंट अफेयर में है, तो उसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। लोकसभा चुनावों में मद्देनजर आई हेल्प पहल की शुरुआत किस स्टेट ने की है? संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति किन 2 देशों के बीच आयोजित होने वाला है? इस सारे मुद्दों पर आज मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं। तो दोस्तों हमारी जीके 2020 चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन दी गई है उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप प्रेस करते ही आपके मोबाइल में अवेलेबल रहेगी। और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक तो बनता है, लेकिन आपके दोस्तों में जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट है उसी में इस वीडियो की लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा। और आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, वहां लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हर साल विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन, यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे हर साल कब मनाया जाता है, आज का एक क्वेश्चन है। और दोस्तों आज ही विश्व गोरैया दिवस है, यानी कि हर साल वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को मनाया जाता है। और आप इस स्पैरो के पिक्चर से भी एक क्लियर साफ हो गया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है विश्व गोरैया दिवस की, यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे की। तो इसी के बारे में हम विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? गोरैया के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 20 मार्च को यह दिन मनाया जाता है। इसके अलावा यह शहरी वातावरण में रहने वाले आम पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने हेतु भी मनाया जाता है। किसके प्रयास से मनाया जाता है? आखिर कौन ये व्यक्ति था जिसने ये वर्ल्ड स्पैरो डे मनाने के शुरुआत की है? तो वो भी देख लीजिए। ये नेचर फॉरएवर सोसाइटी जो भारत में है, नेचर फॉरएवर सोसाइटी, और इसी के साथ है इकोसिस एक्शन फाउंडेशन जो फ्रांस में स्थित है। वो दोनों मिलजुल के प्रयास के कारण हर साल ये स्पैरो डे मनाया जाता है। और हमारे यहाँ बात आती है नेचर फॉरएवर सोसाइटी भारत की। तो इस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, वो भी आज का एक क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों ये देखिए साइड में जो आप इमेज देख रहे हैं वो है
मोहम्मद दिलावर। मोहम्मद दिलावर कहाँ पे रहने वाले हैं? नासिक के निवासी है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। नासिक निवासी मोहम्मद दिलावर ने घरेलू गोरैया पक्षियों की सहायता हेतु नेचर फॉरएवर सोसाइटी की स्थापना की थी। 2008 में इन्हें हीरोज ऑफ द एनवायरनमेंट नामक दिया गया था। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, मोहम्मद दिलावर जिसी का वर्ल्ड स्पैरो डे के तहत काफी महत्वपूर्ण एक पर्सन है और उसी को नवाजा गया है हीरोज ऑफ द एनवायरनमेंट के नाम से। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर का निम्न में से सही उपयोग क्या है? जो आप साइड में इमेज देख रहे हैं वो है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। वो किस तरह काम करता है, इसी का उपयोग क्या है, इसी के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो इसका उपयोग है वायुमंडल में मौजूद नमी से जल निकालना, यानी कि हमारे वातावरण में जो नमी होती है उसी में से वो नमी खींचकर उसी का जल में परिवर्तन कर देना, इसका एक कार्य है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है वायुमंडल में मौजूद नमी से जल निकालने की। तो ये देखिए AWG जिसके शॉर्ट फॉर्म से नाम जाना जाता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है? वाटर जनरेटर वायुमंडल में मौजूद नमी से जल निकालने और इसे शुद्ध करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल है। नवरत्न कंपनी, जो हाल ही में हमने करंट अफेयर में एक क्वेश्चन लिया था और इसी ने इस मशीन को विकसित किया है, वो कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल। उसी ने एक नया उत्पाद, इसी का नाम है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर का एरो इंडिया 2019 का कार्यक्रम में अनावरण किया है। और वो किस तरह कार्य करता है? तो एटमॉस्फेयर में से ये नमी यहाँ सोख लेता है और उसी का ट्रांसफर करके यहाँ वाटर बन जाता है और इसी का हम यूज कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में सभी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे ज्यादा योगदान निम्न में से किसका है? दोस्तों जलवायु परिवर्तन के तहत ये नवीकरणीय ऊर्जा हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखती है और उसी के तहत ये नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला आप इमेज के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं और सही बात है पवन ऊर्जा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और पवन ऊर्जा के तहत ही हम सबसे ज्यादा ये पर्यावरणीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा पा सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और हाल ही में एक करंट अफेयर में क्यों आया है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। नवीकरणीय ऊर्जा में बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट को शामिल करने से ऊर्जा मिश्रण में काफी बदलाव आएंगे। तो दोस्तों हाल ही में हमारी सरकार ने नए बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट को ये नवीकरणीय ऊर्जा में शामिल कर लिया है और उसी के तहत ये देखिए पवन ऊर्जा ने सभी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लगभग 50% योगदान दिया। अब यह केवल 29.3% रह जाएगा। तो दोस्तों ये पवन ऊर्जा का प्रदान हाल ही में इतना है, लेकिन ये हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिहाज से ये बढ़ जाएगा और ये घट जाएगा और उसी के तहत ये इतना हो जाएगा। और आगे बात आती है सौर ऊर्जा की, तो वो भी मैं बताता हूं। सौर ऊर्जा का हिस्सा 34.68% से घटकर 21.61% हो जाएगा, यानी कि सौर ऊर्जा का जो हिस्सा है उसी में भी कटौती आएगी। लेकिन हाल ही में हाइड्रो सेक्टर में इसकी हिस्सेदारी ओनली फॉर 6% है, वो बढ़कर 41% अधिक होने की संभावना है। तो दोस्तों हाल ही में हमारे सरकार ने ये हाइड्रो सेक्टर को काफी महत्व देने के कारण इसमें पवन ऊर्जा की जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें घट आ सकती है। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाल ही में वैज्ञानिकों की खोज अनुसार सूर्य के कितने साल के चक्र को सक्रिय करने के लिए सौर सुनामी जिम्मेदार है? तो दोस्तों यहाँ बात आती है सौर सुनामी की और कितने वर्षों के दौरान ये सौर सुनामी है वो परिवर्तित होती है। तो वो साल का होता है
11 वर्ष का समय अवधि, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और यहां आपको ये सूर्य की सतह दिख रही है और सूर्य की सतह पर ये जो ब्लैक स्पॉट है ना, वहां पे तापमान काफी कम होता है और इसी के लिहाज से एक करंट अफेयर में आया है, तो वो मैं आपको समझाता हूं। सौर सुनामी। सौर सुनामी चुंबकीय क्षेत्र की तरंगे है और सूर्य से लगभग 400 किमी प्रति सेकंड की गति से गर्म आयनीकृत गैस के रूप में गति करती है। सोलर सुनामी की खोज 1997 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, जो इसकी एक सोलो है, यानी कि सोलो एंड हेलिओस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, इसके द्वारा की गई है। तो दोस्तों एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसी के द्वारा ये सोलर सुनामी की खोज की गई है और इसी के बारे में मैं और ज्यादा समझाता हूं। तो दोस्तों स्टैंडर्ड 9 की किताब एनसीईआरटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये सोलर स्पॉट आते हैं और वहां पे तापमान कम होने की वजह से वो उसके गुरुत्वीय जो शक्ति होती है वो काफी ज्यादा होती है और आजू बाजू की गर्मी को वो सोख लेते हैं। इसीलिए दोस्तों ये सन स्पॉट काफी करंट अफेयर में आया है, इसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। 5वां क्वेश्चन, NIN और ICRISAT ने किशोरियों में देखी जाने वाली कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु किस परियोजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों हाल ही में NIN और ICRISAT ने किशोरियों में देखी जाने वाली जो समस्या है और उसी के तहत एक परियोजना की शुरुआत की है और उसी का नाम है FEFA गर्ल्स, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर इसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्या होता है और ये ऐसा नाम क्यों रखा गया है। तो दोस्तों इस सारे बारे में आपको मैं समझाता हूं। तो दोस्तों ये देखिए NIN का फुल फॉर्म क्या होता है वो देखिए। NIN यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, और ICRISAT का नाम क्या होता है, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो दोस्तों ये दोनों संस्थाओं ने हाल ही में एक परियोजना लॉन्च की है और उसी का नाम रखा है फेफा गर्ल्स। तो दोस्तों ये फेफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों हमारे आयरन की जो रासायनिक प्रतीक होती है वो होती है Fe, यानी कि आयरन का रासायनिक प्रतीक Fe। और Fa का क्या नाम होता है? किशोरियों के लिए यह शब्द प्रयोग गया है FA, यानी कि फॉर एडोलसेंट, यानी कि ये दोनों शब्दों के लिहाज से इस परियोजना का नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं 6ठा क्वेश्चन, हाल ही में किसको उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं संतोष झा को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और संतोष झा जो आप इमेज में देख रहे हैं वो है संतोष झा। वो वर्तमान में भारतीय दूतावास वॉशिंगटन में मिशन के उप प्रमुख है और वह शीघ्र ही उज्बेकिस्तान में कार्यभार संभालेंगे, यानी कि उज्बेकिस्तान के हाल ही के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं संतोष झा को। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और पाकिस्तान सहित शंघाई सहयोग संगठन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं SCO, शंघाई सहयोग ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य किस देश में आयोजित होने वाले संयुक्त अभ्यास जिसका नाम रखा गया है शहरी अर्का एंटी टेरर 2019, तो उसी में भाग लेंगे? तो दोस्तों हाल ही में भारत और पाकिस्तान ये दोनों देश शंघाई सहयोग संगठन के जो ग्रुप देश है उसी में एक सैन्य अभ्यास आयोजित होने वाला है, उसी का नाम है शहरी अर्का एंटी टेरर 2019 और उसी में भाग लेने वाले हैं। तो दोस्तों ये कहां आयोजित होने वाला है? कजाकिस्तान में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है भारत और पाकिस्तान की, तो ये देखिए भारत और पाकिस्तान
2017 में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य बने थे और दोनों ने पिछले साल रूस में आयोजित ये वार गेम्स में भी भाग लिया था। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच भी ऐसा सैन्य अभ्यास होता है और आप ये इमेज में देख सकते हैं शंघाई सहयोग संगठन का ऑफिशियल लोगो और शंघाई सहयोग संगठन का फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो भी आपको याद रखना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण है। हेडक्वार्टर है बीजिंग में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 26 अप्रैल 1996 में। स्थापना, उसके स्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसके स्थापक कंट्री, शंघाई सहयोग संगठन के स्थापक सदस्य कंट्री कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। तो दोस्तों ये इसके स्थापक कंट्री है। 8वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी 5 अप्रैल 2019 को अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 में से क्षुद्र ग्रह रायुगु पर बेसबॉल के आकार का 2 किलोग्राम विस्फोटक गिराएंगे? तो दोस्तों हाल ही में 5 अप्रैल को इस घटना को अंजाम दिया जाने वाला है और रायुगु नामक जो क्षुद्र उपग्रह है और उसी पर 2 किलोग्राम विस्फोटक गिराने वाली है एक स्पेस एजेंसी और 4 देशों की स्पेस एजेंसी का यहाँ पर नाम है और वो स्पेस एजेंसी है जाक्सा। और जाक्सा उसने यान भेजा है, उसी का नाम है हायाबुसा 2 और वो रायुगु नामक वो क्षुद्र ग्रह है उस पर 2 किलोग्राम का विस्फोटक पदार्थ गिराएंगे और वहां पे वो नमूने हैं, वहां के मिट्टी के जो अवशेष है उसी में से संशोधन करने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के बारे में हम जानते हैं, जाक्सा के बारे में किस तरह का अंजाम दिया जाएगा। तो क्षुद्र ग्रह है रायुगु। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा 5 अप्रैल 2019 को अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 से क्षुद्र ग्रह रायुगु पर बेसबॉल के आकार का 2 किलोग्राम विस्फोटक गिराएंगी। आप जो इमेज में देख रहे हैं वो है हायाबुसा। तो दोस्तों हायाबुसा 2 और वो एक क्षुद्र ग्रह है और उसी पर 2 किलोग्राम का विस्फोटक पदार्थ गिराएंगे और वहां से चलकर उसी को दूर जाना पड़ेगा क्योंकि वहां से जो अवशेष विस्तृत होंगे वो शायद इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों वो भी मैं आपको बताता हूं, ये देखिए इससे क्षुद्र ग्रह पर एक गड्ढा बन जाएगा और उस गहरे भूमिगत क्षेत्र जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है से नमूना एकत्र किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष यान को विस्फोटक गिराने के तुरंत बाद क्षुद्र ग्रह की दूरी तरफ जाना होगा ताकि विस्फोटक से यान को कोई नुकसान न हो और उसी की तरह 5 अप्रैल को एक घटना को अंजाम दिया जाने वाला है। ग्रह के दूसरी तरफ जाने के दौरान हायाबुसा 2 विस्फोटक की प्रक्रिया और परिणाम को रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा वहां छोड़ देगा। इस रिकॉर्ड की सहायता से वैज्ञानिक क्षुद्र ग्रह की उत्पत्ति के बारे में विश्लेषण कर सकेंगे। तो दोस्तों हाल ही में ये अवकाशीय विज्ञान से रिलेटेड करंट अफेयर में घटना है वो आपको याद रखना चाहिए। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने किसको गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई है? तो दोस्तों हाल ही में गोवा की राज्यपाल है मृदुला सिन्हा और मनोहर पर्रिकर के अवसान होने के बाद हाल ही में गोवा के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं और वो नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत को, जो गोवा विधानसभा के अध्यक्ष भी थे और उसी को हाल ही में प्रमोद सावंत को ये मृदुला सिन्हा ने मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है प्रमोद सावंत की, तो ये इमेज में देखिए काफी यंगस्टर दिख रहे हैं, वे है डॉक्टर प्रमोद सावंत। वो हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। तो गोवा के नवगठित भाजपा नीति सरकार का शक्ति परीक्षण बुधवार को विधानसभा में होगा। दोस्तों यहां बात आती है शक्ति परीक्षण की, क्योंकि ये भाजपा के पास हाल ही में बहुमत हासिल नहीं है, इसीलिए शक्ति प्रदर्शन
परीक्षण करना होगा और उसे अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। और दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के अनुसार उन्हें 21 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जबकि इस समय 40 सदस्यों वाली विधानसभा में विधायकों की संख्या 36 ही है। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किसको राष्ट्रपति ने देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया है? तो दोस्तों, हाल ही में हमारे रामनाथ कोविंद ने एक व्यक्ति को देश का लोकपाल नियुक्त किया है। दोस्तों, 2014 में हमने टीवी न्यूज में काफी दिनों तक देखा था, अन्ना हजारे ने लोकपाल और लोकायुक्त के तहत जो अभियान छिड़ा था वो प्रगति मैदान, और उसी के तहत एक करंट अफेयर में आया है और हाल ही में लोकपाल नियुक्त कर दिए गए हैं और उसी का नाम है पिनाकी चंद्र घोष, यानी कि पीसी घोष को हमारे देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। और यहाँ बात आती है लोकपाल की, तो लोकपाल देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काफी अहम भूमिका निभा सकता है और उसी का पद हाल ही में नियुक्त किया गया है और नाम है पिनाकी चंद्र घोष। तो हम यहाँ लोकपाल के बारे में जानते हैं। ये देखिए, भ्रष्टाचार पर निगाह रखने वाली सर्वोच्च संस्था लोकपाल का गठन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को राष्ट्रपति ने देश का पहला लोकपाल नियुक्त कर दिया है। जस्टिस घोष फिलहाल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है। तो दोस्तों, आज इमेज में भी देख सकते हैं, ये है पिनाकी चंद्र घोष, भारत के पहले लोकपाल। और लोकपाल में अध्यक्ष और सदस्यों का 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होने तक कार्यकाल होगा। इस दोनों में से जो पहले समाप्त हो जाता है और उसी के तहत वो अध्यक्ष पद पर रह सकते हैं, या तो 5 साल पहले पूर्ण हो जाता है या 70 वर्ष पूर्ण हो जाता है। तो दोनों में से जो पहले अवधि समाप्त, तब वो लोकपाल नहीं रहेंगे। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण बात है। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र की यानी कि यूनाइटेड नेशंस को यौन उत्पीड़न व दुर्व्यवहार की कितनी शिकायतें मिली थी? तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के जो 6 ब्रांच है और उसी में कार्य करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ ये यौन उत्पीड़न व दुर्व्यवहार की शिकायतें दर्ज की गई थी और वो थी 259, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों, इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है और वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और यहाँ बात आती है यूनाइटेड नेशंस की, तो आप यूनाइटेड नेशंस के बारे में भी आपको याद होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार 2017 के मुताबिक इनमें 100 से अधिक का इजाफा हुआ है। 2018 में ये शिकायतें 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2018 के बीच दर्ज कराई गई थी। इनमें से 148 मामलों में यूनाइटेड नेशंस के कर्मी, जबकि 111 मामलों में यूएन की सहयोगी संस्थाओं के कर्मचारियों को आरोपित किया गया था। हाल ही में एंटोनियो गुटेरेस ने ये रिपोर्ट में बात कही है, काफी महत्वपूर्ण बात। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत में भिन्न भिन्न देश से आए महानुभाव एवं देश का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, हाल ही में भारत के दौरे पर विभिन्न देशों से महानुभाव आए थे, राष्ट्रपति या तो प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, और उसी में से कौन सा गुट यहाँ गलत है वो आपको बताना है। तो उसी का गुट में पहला नाम है घाना के उपराष्ट्रपति महमूद बाऊमिया है, जो हाल ही में भारत पर आए थे, ये बात भी सही है। गिनी के प्रधानमंत्री इब्राहिम कासोरी फोफाना, ये भी हमने करंट अफेयर में लिया था, ये बात भी सही है। लेसोथो के उप प्रधानमंत्री मोयल मोलेलेकी, वो भी हाल ही में भारत के दौरे पर है। तो दोस्तों, ये सारे जो जोड़ दी गई है वो सारे सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, एक भी युग्म गलत नहीं है। तो दोस्तों, हाल ही में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में अजय भूषण पांडे निम्न में से कौन से पद पर स्थित है?
तो दोस्तों हाल ही में अजय भूषण पांडे, जो आप इमेज में देख रहे हैं, वो है अजय भूषण पांडे, और उसी को हाल ही में स्थान दिया गया है राजस्व सचिव का, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और राजस्व सचिव जब अजय भूषण पांडे हुए हैं तो उसी ने किसका स्थान लिया? तो दोस्तों गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हसमुख अढ़िया का स्थान लिया है ये अजय भूषण पांडे ने, तो वो भी आपको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन। हाल ही में श्री रामनाथ कोविंद ने किस 16 वर्षीय बच्चे को शौर्य चक्र प्रदान किया है? तो दोस्तों आप इमेज में देख रहे हैं, वो है हमारे रामनाथ कोविंद, और उसी ने ओनली फॉर 16 इयर्स ओल्ड बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को, 16 ईयर के एक बच्चे को शौर्य चक्र प्रदान किया है। और वो बच्चे का नाम है इरफान रमजान शेख, जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग्स करता है। तो इरफान रमजान शेख को हाल ही में रामनाथ कोविंद ने ये शौर्य चक्र प्रदान किया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बच्चे ने एक कारनामा कर दिखाया? तो आप न्यूज में कल आपने देखा होगा, इरफान रमजान शेख को शौर्य चक्र, राष्ट्रपति ने जम्मू एवं कश्मीर के निवासी इरफान रमजान शेख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। कल ही ऐसा न्यूज चैनलों में आया था, तो इसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसी ने, इस बच्चे ने अपने घर में आतंकवादी हमले को नाकामयाब किया था और उसी के तहत इसी को शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कितने वर्ष की अवधि तक या कितने वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो, के लिए अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो दोस्तों हाल ही में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयुक्त हमेशा एक करंट अफेयर में रहने वाले हैं। तो इसी के लिहाज से मैं कभी कभी आपको हमारे संविधान के पद के बारे में भी आपको बता रहा हूं। तो हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त कितने वर्ष की अवधि तक या कितने वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो, वो अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो दोस्तों चुनाव आयुक्त होते हैं हमारे देश के, वो 6 वर्ष की अवधि तक या तो 65 वर्ष की आयु होने तक, दोनों में से जो पहले हो उसी के तहत वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 16वां क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही बूमफेड पैरट फिश निम्न में से किस जगह पाई जाती है? हाल ही में दोस्तों एक मछली जिसका नाम है बूमफेड पैरट फिश, जो आप इमेज में देख रहे हैं, बूमफेड पैरट फिश, वो हाल ही में पाई गई है। तो वो किस समुद्री जगह पर पाई गई है वो मैं आपको बता रहा हूं, अंडमान में। जी हाँ दोस्तों, अंडमान में हाल ही में ये बूमफेड पैरट फिश पाई गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यहां बात आती है बूमफेड पैरट फिश की, तो वो प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि ये जो प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है उसी का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन वैश्विक रूप से अत्यधिक खतरे में है। इसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हम IUCN के नाम से भी बोलते हैं, उसी ने रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। तो दोस्तों हाल ही में ये पैरट फिश को असुरक्षित जोन में डाल दिया गया है IUCN द्वारा। तो दोस्तों ये काफी चिंताजनक बात है कि इस तरह हुआ है। और दोस्तों हमारे करंट अफेयर के लिहाज से आने वाली एग्जाम में कभी कभी कोरल रीफ बोला जाता है और कोरल रीफ को ही बोलते हैं प्रवाल भित्ति। 17वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों हाल ही में आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये पब्लिक के बीच ये जागरूकता बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू की गई है और उसी का नाम है आई हेल्प, और उसी से रिलेटेड स्टेट का नाम है असम। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों वहां के
इस राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये आई हेल्प नामक पहल शुरू की है और असम इससे रिलेटेड स्टेट है। और जब भी असम की बात आती है तो दोस्तों आपको याद रखना चाहिए असम के सीएम कौन है, वो भी आपको याद रखना चाहिए। मैंने करंट अफेयर में इससे पहले बताया था। और असम से रिलेटेड एक शिंगी गैंडे वाला जो अभयारण्य है उसी के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों जो भी आपको इंफॉर्मेशन हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि लिखने से आपको ज्यादा याद रहता है। और यहां बात आती है आई हेल्प पहल की, तो इसको देखिए। असम में प्रचारक चुनावी साक्षरता के लिए आई हेल्प पहल की शुरुआत की गई। आई हेल्प मुख्य निर्वाचन अधिकारी और कॉमन सर्विस सेंटर के कार्यालय के एक संयुक्त पहल है। वहां के चीफ इलेक्शन ऑफिसर मुकेश चंद्र साहू ये व्यक्ति ने ही कहा है कि आज हम डिजिटल दुनिया में बदलाव की अवधि का सामना कर रहे हैं। आम जनता के लिए संक्रमण को आसान बनाने के लिए एक कॉमन सर्विस सेंटर लोगों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसीलिए आई हेल्प स्टार्टअप को आप याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेना के मध्य छठे संस्करण का संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति जो 26 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये युद्ध अभ्यास का नाम है मित्र शक्ति और उसी का संस्करण है छठा, और वो भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आखिर ये सैन्य अभ्यास क्यों किया जाता है, कब से किया जाता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। भारतीय सेना की पहली बटालियन बिहार रेजिमेंट की टुकड़ियां संयुक्त रूप से इस अभ्यास में भाग लेंगी। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के मध्य घनिष्ठ संबंधों को स्थापित और बढ़ावा देना तथा कमान के तहत दोनों देशों के सैनिक दस्तों की संयुक्त अभ्यास कमांडर योग्यता को बढ़ाना देना है। वो इस दोनों देशों का है। दोस्तों याद रखिएगा, छठा संस्करण और मित्र शक्ति 6। और आज के वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे करंट अफेयर में कल के वीडियो में पूछा था कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों पर मतदान के पहले कितने घंटे के दौरान चुनाव घोषणा पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। और सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया था। सही आंसर था ऑप्शन सी, 48 घंटे के दौरान चुनाव घोषणा पत्र जारी करने पर हाल ही में रोक लगा दी गई है। और दोस्तों जाते जाते आज के वीडियो का क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या है वो देखिए। हाल ही में किस राज्य के एक लोकसभा क्षेत्र में अप्रैल में होने वाले मतदान की अवधि में 2 घंटों की वृद्धि की गई है? और वहां वो स्थानिक त्योहार को ध्यान में रखते हुए, यदि कल का करंट अफेयर का वीडियो आपने पूरा देख लिया है तो उसी में एक क्वेश्चन था जो अप्रैल में होने वाले मतदान की अवधि में 2 घंटों की वृद्धि एक स्टेट में की गई है। और दोस्तों वो चारों स्टेट के नाम आपकी स्क्रीन पर है और इसी में से एक सही आंसर चुनकर आपको इसका जवाब यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों आज के वीडियो का आंसर आप जरूर लिखिएगा। और आपके मोबाइल में फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट तो होते ही है, तो इसी की मदद से आज के वीडियो की लिंक को आपके दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों जाते वक्त एक लाइक तो बनता ही है। कर फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।